सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का हिंदी व्याकरण का तीसरे नंबर का पाठ लेंगे जिसका नाम है शब्द और वाक्य। शब्द यानी आप जो बोल रहे, सभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही है, ठीक है। उस ध्वनियों को शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे घर, चल, पढ़, ये जो हो गए ये शब्द हो गए। अब इन शब्दों को जब एक साथ जोड़कर सही क्रम में लगा के जब हम बोलते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा नाम स्मिता है, मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक वाक्य हो गया पढ़ रही हूँ। तो पढ़ा रही है, अलग अलग शब्दों को जोड़ के जब इसको अपने क्रम में लगाया तो वो एक वाक्य बन गया, ठीक है। तो हम बुक से समझते हैं पहले। यहाँ आपने देखा होगा शब्द चित्र दिए लेखक, कछुआ और अलमारी। उपरोक्त चित्र में नीचे 3 शब्द लिखे हैं, लेखक, कछुआ और अलमारी। यह सभी शब्दों को ध्वनियों को मिलाकर बने हैं। जैसे लेखक ल प्लस एक ए क अ प्लस अ क के साथ अ, कछुआ क अ छ में उ प्लस आ, अलमारी अ प्लस ल प्लस अ म प्लस आ प्लस हलाल र प्लस ई। यदि इन ध्वनियों को क्रम में परिवर्तित कर दिया जाए इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर अभी जो ये क्रम लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ल फिर एक, तो इनको अगर उनके जगह से हिला दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर इन ध्वनियों को हम उसके जगह से हला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं उस जगह से, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ लेखक को उसने क्या किया, क यहाँ पे ल पहले था, यहाँ ख ल क कर दिया, उसके बाद अ एक जोड़ दिया तो वो खलेक हो गया। तो खलेक कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसे निरर्थक शब्द बनेंगे उससे, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो हम जो ध्वनियाँ निकलती है उसे हमें क्रम में लगा के ही शब्द बनते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ का अभिव्यक्त हो उसे शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह जिससे एक निश्चित अर्थ अभिव्यक्ति हो उसे शब्द कहते हैं। यानी देखो 2 व्यंजनों से जो है वो शब्द बनते हैं। किससे बनते हैं शब्द? 2 व्यंजनों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों को जब ऐसा समूह जिसमें किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों के 4 आधार पर काटा गया है। यहाँ शब्दों का वर्गीकरण दिया है जिसमें हिंदी भाषा के जो शब्द है उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उसका जो भाग है वो है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उसके पहला जो है अर्थ के आधार, उसका जो अर्थ है उसके आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर हम जो है आज की कक्षा में यानी आपकी कक्षा में आपको सिर्फ जो पहला है अर्थ के आधार पर वो ही पढ़ेंगे। जो बाकी के हैं वो हम आगे आप लोग 5वीं कक्षा में जब जाएंगे तो वो आगे का आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पुस्तक में भी इतना ही दिया गया है। जैसे हम पहला पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। जब अर्थ के जो 2 आधार, अर्थ के जो है 2 आधार है, कौन से है? एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ निकले, जैसे लड़की, फूल, खिलौना। और निरर्थक यानी देखो इसको हमने उल्टा पुल्टा करके होता है, हमने किडल लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो इसका कुछ अर्थ होता है कि शब्द का ये पढ़ना तो हमने लड़कियां ने इसको बोलते हैं। फूल यानी क्या होता है, खिलौना यानी क्या होता है, और किडल बोलोगे तो आपको समझेगा क्या? नहीं, वाना, लफू नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं बनते इससे। तो ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाएंगे ये, ठीक है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जब हम वर्णों को जोड़ के शब्द तैयार करते हैं तो उससे एक ऐसा शब्द तैयार होता है जिसका कुछ अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सार्थक शब्द। किसे कहते हैं? जब हम व्यंजनों को जोड़कर कोई शब्द बनाते हैं और उससे कोई अर्थ तैयार होता है, शब्द तैयार होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। एक ऐसा वर्णों का समूह जिसका कोई भी अर्थ ही नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे किडल, वाना, लफू आदि। शब्दों के विषय में शेष अध्ययन काम कक्षा 5वीं में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने शब्दों का जो अलग अलग वर्गीकरण किए थे
उसमें हमने 4 थे, उसमें से हमने पहला पढ़ा है आज अर्थ के आधार पर, ठीक है। बाकी के जो 3 है वो हम कक्षा 5वीं में पढ़ेंगे। वाक्य, शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं। जो शब्द है वो भाषा के क्या होते हैं? स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई होते हैं। किंतु जब ये एक व्यवस्थित समूह में लिखे या बोले जाते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। ये शब्द जो है शब्द भाषा जो है एक स्वतंत्र इकाई होती है। देखो हर एक शब्द अलग अलग होता है, ठीक है। पर इन्हीं शब्दों को जब हम अलग अलग शब्दों को जोड़कर लिखते हैं तो उससे एक वाक्य तैयार होता है। जैसे माँ मंदिर जा रही है, तो ये एक शब्द हो गया, ये एक। अगर जैसे मैं यहाँ पे माँ, फिर यहाँ पे शब्द, यहाँ पे मंदिर और यहाँ पे नीचे उसके जा रही लिखूंगी तो उसका कुछ अर्थ है क्या? नहीं। और इन्हीं चीज को हमने एक क्रम में लगा दिया तो उसका क्या हो गया? अर्थ बन गया। क्या अर्थ बन गया? माँ मंदिर जा रही है। अब जैसे खरगोश दौड़ रहा है तो मैं अगर इसको लिख दूंगी खरगोश दौड़, यहाँ पे दूसरी लाइन में दौड़ रहा है, तो कुछ अर्थ बनता है क्या? नहीं। पर इसी को अगर हम क्रम में लगा देते हैं, ऐसे क्रम में लिखते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है खरगोश दौड़ रहा है। क्या अर्थ बन गया इसका? खरगोश दौड़ रहा है, ठीक है। बच्चों शब्द व्याकरण के नियमों को बंद कर वाक्य का रूप धारण करते हैं। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, शब्द जब लिखते हैं तो वो व्याकरण के नियम होते हैं, उसके आधार पर लिखते हैं। यदि शब्द व्याकरण के नियमों में न बांधे जाए तो ये हमारे मनोभाव को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पे बोला है बच्चों शब्द व्याकरण के नियमों में बंद कर वाक्य का रूप धारण करते हैं। जब वो व्याकरणों के नियम में बनकर वो वाक्य बनते हैं तो वो वाक्य का रूप धारण करते हैं। जब वो नियम से बनते हैं, यानी कहीं भी कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं, जो व्याकरण का नियम है। जैसे यहाँ पे लिखा है माँ मंदिर जा रही मंदिर माँ, ऐसा बोलेंगे क्या? वो वाक्य तो बन गया पर उसको कुछ सही लग रहा है क्या? वो नहीं। पर व्याकरण के नियमों के अनुसार हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? माँ मंदिर जा रही है। पर वही अगर व्याकरण के नियमों का अलग जाके करेंगे तो मंदिर जा रही माँ या जा रही मंदिर माँ, मंदिर जा रही माँ, ऐसे कुछ भी लिखेंगे क्या? नहीं। तो वो व्याकरण के नियमों में नहीं आता है। व्याकरणों के नियमों को ध्यान में रखते हुए जब हम शब्द को लगाते हैं क्रम में तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य। यदि शब्द व्याकरण के नियमों में न बांधे जाए तो वो हमारे मनोभाव को पूर्ण तरह व्यक्त नहीं किए जाते। अगर हम कुछ भी, जैसे मैंने भी बोल के दिखाया, जा रही माँ मंदिर, दौड़ रहा खरगोश, तो रहा खरगोश दौड़, तो ये जो ऐसे बोले जाने पर कोई तो व्याकरणों के नियम में नहीं आते हैं और उससे जो है वो जो एक बोलने के बाद जो उस चीज़ को समझने का एहसास होता है वो पूरी तरह पूर्ण नहीं हो पाता है। वही अगर हम क्रम में अच्छे से लिखते हैं कि खरगोश दौड़ रहा है तो उसको हम जो है समझ भी सकते हैं और उसका जो रूप है वो हमें अच्छे से पता चल जाता है। मोहित खेलता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहित खेलता है, रोहित दौड़ता है, दिव्या खाना खाती है, तो ये व्याकरणों के नियमों के अलग है। अब ये वाक्य सुंदर एवं अच्छे लग रहे हैं, कैसे लिखेंगे हम? मोहित खेलता है, रोहित दौड़ता है, दिव्या खाना खाती है। पहले कैसा लिखा था? मोहित खेलता, रोहित दौड़ता, दिव्या खाना खाती। और उसको हम जब क्रम में अच्छे से लिखेंगे, यानी उपरोक्त शब्दों के अर्थ स्वतंत्र है परंतु उनको बोलना और लिखना ठीक नहीं लग रहा क्योंकि ये वाक्य हमारे मनोभाव को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अतः इन शब्दों को व्याकरण के नियमों से बांधकर सार्थक समूह के रूप में इस प्रकार लिखा जा सके, जैसे मोहित खेलता है, रोहित दौड़ता है, दिव्या खाना खाती है। अब यह वाक्य सुंदर एवं अच्छे लग रहे हैं। तब हम जब ये वाक्य बोल रहे हैं तो हमें बोलने में भी अच्छे लग रहे हैं और आगे वाले को सुनने में भी वो वाक्य अच्छे लगेंगे। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। किसे? शब्दों का व्यवस्थित समूह, यानी शब्दों का जब व्यवस्थित समूह में लगा
करते हैं और उसका विचार और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। जब वो वाक्य लिखने का वो पूरी तरह व्यक्त करता है उस रूप को, तो उससे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कौन से हैं? वाक्य के अंग है उद्देश्य और विधेय। ठीक है। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है खरगोश दौड़ रहा है, तो किसके बारे में लिखा है? खरगोश के बारे में। तो जिस किसी के बारे में लिखा है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अभी जो उद्देश्य है, कौन है उद्देश्य? खरगोश। तो खरगोश के बारे में जो कुछ भी लिखा होगा आगे उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। यानी खरगोश क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और दौड़ रहा है ये क्या? उद्देश्य। तो खरगोश के बारे में लिखा गया है इसलिए ये खरगोश हो गया उद्देश्य, और दौड़ रहा है ये हो गया उद्देश्य। ठीक है। तो जिसके बारे में लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे वो क्या हो गया? उद्देश्य। किसके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे? खरगोश के बारे में। तो खरगोश क्या हो गया? खरगोश हो गया आपका, ये खरगोश हो गया आपका उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। क्योंकि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो हमारा उद्देश्य होता है, और हम बोल रहे हैं खरगोश के बारे में, तो खरगोश हमारा उद्देश्य हो गया। और दौड़ रहा है, अब जो ये उद्देश्य है वो उद्देश्य के बारे में और आगे जो भी कहा जा रहा है उसे कहा जाता है विधेय। क्या कहा जाता है उसे? विधेय। यानी जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में अगर कुछ भी कहा जाता है या कुछ लिखा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? विधेय। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम कुछ आप देखो, रुचि नृत्य कर रही है, सूर्य पूरब से उगता है, विभा गुड़िया से खेल रही है। आइए इन वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय को जान लें। अब रुचि नृत्य कर रही है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे। तो रुचि की जगह जैसे मैंने लिया है मोर नाच रहा है, तो यहाँ पे जो हो गया मोर जो हो गया ये उद्देश्य हो गया, नाच रहा है ये जो क्या हो गया? विधेय हो गया। और कपी घूम रहा है, कपी ये उद्देश्य हो गया, और घूम रहा है यह उसका विधेय हो गया। यहाँ पे जैसे दिया है रुचि नृत्य कर रही है, तो हमारी रुचि जो क्या हो गई है? रुचि हमारी हो गई है उद्देश्य, और विधेय क्या हो गया? रुचि नृत्य कर रही है, तो नृत्य कर रही है ये हमारा हो गया विधेय। ठीक है। अब और क्या लिखा है? सूरज पूरब से उगता है, तो कौन उगता है पूरब से? सूरज। सूरज उगता है ना, तो सूरज हो गया उद्देश्य। सूरज पूरब से उगता है। ठीक है। उसके बाद में लिखा है विभा गुड़िया से खेल रही है, तो कौन खेल रही है? उद्देश्य कौन है? विभा खेल रही है, तो विभा उद्देश्य हो गई, और क्या कर रही है विभा? विभा गुड़िया से खेल रही है, तो गुड़िया से खेल रही है ये हमारा हो गया विधेय। गुड़िया से खेल रही है ये हमारा क्या हो गया? विधेय। ठीक है। तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा गया है। विशेष सभी वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय अवश्य होता है। जब भी हम कोई वाक्य बना रहे हैं, जैसे स्मिता मैम हिंदी पढ़ा रही है, तो स्मिता आपका उद्देश्य हो गया, और हिंदी पढ़ा रही है ये आपका विधेय हो गया। ठीक है। मैंने गृह कार्य पूर्ण किया, तो जैसे रोहन ने गृह कार्य पूरा किया, तो रोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। गृह कार्य पूर्ण किया तो वो विधेय हो गया। ठीक है। अब कुछ और दोहरा है। दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को अर्थ, रचना, उत्पत्ति का प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अब हम अभ्यास देखते हैं इसका। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द है। शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तोते उड़ रहे हैं, तो तोते में उद्देश्य क्या है? तोते।
वाक्य में उद्देश्य के प्रयोग में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देय कहते हैं, सॉरी विधेय कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़कर जो वर्णों दो वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं उसे शब्द कहते हैं। यहाँ आपके लिखे हुए दो या दो से अधिक वर्णों को ऐसा समूह जिसे किसी निश्चित अर्थ से अभिव्यक्ति होती है उसे शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों के कितने आधारों में बांटा गया है और नाम लिखिए। उन्हें 4 आधारों में बांटा गया है, जिसमें है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये चारों नाम लिखा है। वाक्य से आप क्या समझते हैं? वाक्य क्या है? वाक्य से हमें शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। अब इसमें जैसे पाठ लिखा है तो पाठक, सहपाठी, पाठशाला और सहपठी, ऐसे वाक्य तैयार करना है। सीता खाना पका रही है, तो इसमें सीता जो भी उद्देश्य हो गई और खाना पका रही है ये जो है विधेय हो गया। ठीक है। तो इस तरह ये पाठ आपका खत्म होता है। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय। यह पाठ आपको अच्छे से याद करना है।